जय हिंद एवरीवन। वेलकम इन सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड से सुना होगा कि साइमन कमीशन ये इंडियंस, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इंडियंस जो बैनर लिए हुए हैं साइमन गो बैक, उनके हाथ में ब्लैक फ्लैग है। तो आखिरकार इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, ठीक है। और इसके पीछे हमने देखेंगे कि इसमें वुमेंस भी इसको अपोज कर रही थी, मेंस भी इसको अपोज कर रहे थे, ओवरऑल पूरी इंडिया इसको अपोज कर रही थी। तो क्यों अपोज इसको कर रही थी, तो आज हम देखते हैं इसके बारे में। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द इफेक्ट ऑफ। सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन हमारी कंट्री में आ गया था। और इसके बाद जो साइमन कमीशन क्या होता है, साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन ये था कि जो चेयरमैन था किस चीज़ का, कि जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं उसको चेक करने के लिए साइमन को भेजा गया कि जाइए, ठीक है, आप जाइए और देखिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो वो कमेटी बनाई गई थी उसमें 7 मेंबर्स थे, लेकिन वो 7 मेंबर्स कौन थे? वो ब्रिटिशर्स ही थे। उसमें सिंगल पर्सन भी इंडियंस नहीं था। अब देखिए प्रॉब्लम किससे थी? ब्रिटिश लॉ से, ठीक है। उसको चेक करने के लिए भी ब्रिटिशर्स को भेजा। क्या उसमें एक इंडियन भी होना वैलिड था या नहीं था? तो से देखिए कि साइमन वॉज अपॉइंटेड एंड टू केम टू इंडिया इन February 1928। February 1928 में साइमन आता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप कि February 1928 कितनी बार पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चंस में कि साइमन कब आया था? मार्च 1928, February 1928, जनवरी 1928। तो इसका जो राइट आंसर है वो है February 1928। इट वॉज अपॉइंटेड टू टुक इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साइमन को किस लिए अपॉइंट किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो वर्किंग चल रही है उस वर्किंग को चेक करने के लिए, ठीक है। एक्ट ऑफ 1919 का जो एक्ट बनाया था, किसने बनाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसी तरीके का ये सारे एक्ट को चेक करने के लिए। एंड द सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसको ये कहा गया कि अगर आपको उसमें कोई भी कमी लगती है, आपको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, तो आप उसको रिफॉर्म करने की भी आपके पास आज़ादी है, ठीक है। तो द मेंबर ऑफ द कमीशन वर all Englishmen and not a single Indian was included in it। तो इसी से ही आपको लाइन से समझ क्लियर हो गया होगा कि जितने भी मेंबर्स थे जो रिफॉर्म करना चाहते थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। अब देखिए, जब हमें ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लम है, उनके लॉ एंड ऑर्डर से प्रॉब्लम है, तो क्या ब्रिटिशर्स ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? एटलीस्ट आप सिंगल या 2% कम से कम इंडियंस तो लेते, तो पता तो चलता आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो इट लीड टू साइमन गो बैक एगिटेशन। और इसीलिए लोगों ने उसका विद्रोह किया और उन्होंने बैनर पे लिख दिया गो बैक साइमन, और हमें ऐसा कोई कानून नहीं चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपोज किया। देखिए अब साइमन कमीशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इट वाज ए स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप बाय, एक स्टैट्यूटरी बैठाई गई, एक सेटअप की गई ब्रिटिश अंडर सर जॉन साइमन के द्वारा, कि मतलब वो लोग जाएंगे और कानून चेक करेंगे। इट वॉज द आस्क टू स्टडी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड द सजेस्ट चेंजेस। वो बताएंगे और पूछेंगे कि इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए और सजेस्ट करेंगे कि ये चेंजेस हो सकते हैं। तो इंडिया अपोज द साइमन कमीशन बिकॉज, अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने साइमन कमीशन को क्यों अपोज किया, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिशमैन, सबसे पहले पॉइंट, एंड देयर वाज नो से इंडियन इन इट। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया क्योंकि जितने भी थे वो सारे इंग्लिशमैन थे, उसमें एक से इंडियंस भी नहीं था। सेकंड, इट डिड नॉट द प्रोवाइड एनी होप ऑफ स्वराज ऑफ इंडिया। और उन्हें इसमें किसी भी तरीके की कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी कि इंडिया में स्वराज आ जाएगा, तो इसलिए वो साइमन को अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने उसमें दिखाई दी, ठीक है। अब बात करते हैं लाहौर कांग्रेस ऑफ 1929। 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन आता है। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं द कांग्रेस सेशन वाज, हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द कांग्रेस वाज हेल्ड एट लाहौर इन 1929 अंडर द
डेंट शेप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू फॉलोइंग द डिसीजन वर टेकन। कांग्रेस सेशन को क्या किया गया, कांग्रेस सेशन को यहाँ से अपोज, मतलब कांग्रेस सेशन ने ये चीज़ की कि हम अब एक कमेटी ऑर्गेनाइज करेंगे और उस कमेटी में उन्होंने क्या चीज़ की उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो द कांग्रेस डिक्लेयर द पूर्ण स्वराज एज इट्स एम। अब उनका उद्देश्य था कि पूरे समाज में, पूरी कंट्री में हमें पूर्ण स्वराज को लेके आना है, तो इसलिए उन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया। इट वॉज द डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर द एज इंडिपेंडेंस डे। उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया करेंगे, ठीक है। इट वॉज द डिसाइड टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू विन पूर्ण स्वराज, और उन्होंने पूर्ण स्वराज को जीतने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने भी पूरा सपोर्ट किया, ठीक है। तो जो अगर आपसे पूछा जाए कि लाहौर कांग्रेस सेशन जो है वो क्यों हुआ था, तो आप बताएंगे कि उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और पूर्ण स्वराज 1929 में किसकी प्रेसिडेंटशिप में, जवाहरलाल नेहरू की में, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं साल्ट मार्च। अब साल्ट मार्च क्या था, साल्ट मार्च ये था कि गांधी जी डिसाइड टू द इनैग्यूरेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय द ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। आप लोगों को जैसे बताया जा चुका है कि सॉल्ट लॉ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पर भी टैक्स लगा दिया था, तो लोग, गांधी जी ने उसको अपोज किया और भी लोगों ने उसको अपोज किया कि जो सर्विस हम अपने आप ले सकते हैं उसके लिए हम टैक्स क्यों पे करें, टैक्स तो हम उसी चीज़ के लिए पे करेंगे ना जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे गांधी जी ने साल्ट मार्च की बात की कि गांधी जी एंड 78 हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड अ मार्च ऑन द फुट फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। गांधी जी ने फिर 78 वॉलंटियर्स के साथ डांडी मार्च शुरू किया, यानी कि साल्ट मार्च शुरू किया, जो साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक था। ऑन 6 अप्रैल 1929 दे रीच्ड डांडी, ठीक है, वो ऑन 6 अप्रैल 1930 दे रीच द डांडी, और गांधी जी प्रिपेयर्ड साल्ट बाय द यूजिंग सी वाटर, और गांधी जी ने वहाँ पर सी का वाटर यूज़ करके साल्ट मार्च स्टार्ट किया, साल्ट को मैन्युफैक्चर किया, और ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड द इनैग्यूरेटेड द मूवमेंट। और इन्होंने क्या किया कि सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया ही, और साथ ही साथ जो सॉल्ट लॉ बनाया गया था उसको भी ब्रोक किया। आफ्टर दैट इनॉग्रेशन किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। द गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्स ऑन द सॉल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने हैवी टैक्स इम्पोज किया था सॉल्ट पे, और मोर एवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट वाज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की ये मोनोपोली थी, एकाधिकार था कि अगर हम इन पे सॉल्ट वगैरह पे टैक्स लगाएंगे तो हमें ही इससे बेनिफिट होगा। सो द प्राइस ऑफ द सॉल्ट वाज वेरी हाई, और उन्होंने क्या कर दिया कि सॉल्ट का जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, और देयरफॉर द गांधी जी अपोज द सॉल्ट लॉ, और इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को अपोज करने की ठानी कि ठीक है अब हम सॉल्ट लॉ को अपोज करेंगे। और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। तो द मेन फीचर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो गांधी जी लेड टू द मार्च ऑन द फुट फ्रॉम द साबरमती टू डांडी, और गांधी जी साबरमती आश्रम में जाते हैं, साबरमती आश्रम से डांडी तक की एक यात्रा निकालते हैं, किसको तोड़ने के लिए, सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इनॉग्रेट करने के लिए। और पीपल ब्रोक सॉल्ट लॉ इन अ मैनी प्लेसेस, बहुत जगह पे बहुत सारे लोग सॉल्ट लॉ को तोड़ने लगे। फॉरेन गुड्स वर द बॉयकॉट, और दोबारा से लोगों ने फॉरेन गुड्स को, विदेशी सामान को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। और लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, और जो लिकर शॉप्स थी इन सब चीज़ों पर भी जाना बिल्कुल बंद कर दिया, वो भी बिल्कुल बंद कर दी। गवर्नमेंट द सर्वेंट्स रिजाइन देयर जॉब्स, गवर्नमेंट सर्वेंट जितनी भी गवर्नमेंट जॉब थी उनके साथ उनसे भी रिज़ाइन कर दिया। फॉरेस्ट लॉज वर ब्रोकन, जितने भी फॉरेस्ट लॉज, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल्स के मूवमेंट में कि फॉरेस्ट में जाने पे प्रोहिबिटेड कर दिया था, तो वहाँ पर क्या किया कि फॉरेस्ट लॉ वर ब्रोकन, फॉरेस्ट लॉ को भी
तोड़ा। पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, और लोगों ने जो टैक्सेस वगैरह उन पर लगाए गए थे उनको भी पे करने से मना कर दिया। लीडर्स वर अरेस्टेड। तो इसके बाद क्या होती, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या हुई, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, तो उन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वर्कर्स अटैक्ड द गवर्नमेंट ऑफिसेज, और वर्कर्स ने गवर्नमेंट ऑफिसेज जितने भी थे उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑन 5 मार्च 1931 अंडर द गांधी इरविन पैक्ट। तो फिर गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है कि एक काम कीजिए, अब मैं इस लॉ को वापस लेता हूँ, आप जितने भी आपने लीडर्स को, वुमेंस को, चिल्ड्रंस को अरेस्ट किया है और आप इतना ब्रूटली ट्रीटमेंट उनके साथ कर रहे हो, आप उस सबको बंद कर दो, मैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लेता हूँ। तो ही एग्री टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये सारी जो बातें होती हैं, जो पैक्ट होता है इरविन और गांधी के बीच में, उसको बोलते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो गांधी जी और सरोजिनी नायडू के थ्रू कब हुई थी, जब उन्होंने किस चीज़ की मांग की थी कि हमें लॉ एंड ऑर्डर में कुछ चेंजेस चाहिए। ओके, तो उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गांधी और इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, इट वाज द restarted when Gandhi ji relaunched from the London. He was finally called off the 1934 और दोबारा से गांधी जी ने 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि गांधी जी ने देखा कि इन्होंने उसके बाद से फिर ब्रूटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किए, दोबारा से रिलॉन्च किया। लेकिन ये उस टाइम पे उस स्तर पर नहीं आया, तो फिर गांधी जी ने इसको 1934 में इसको बंद कर दिया। तो स्टूडेंट याद रखना इस चीज़ को, फर्स्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1931, ठीक है, स्टार्ट कब हुआ 1930 और 1931 तक। फिर सेकंड अगर आपसे पूछा जाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वो आपका 1932 से 1934। ओके, तो ये था। अब इसी वीडियो में मैं आपको, आई होप आपको जितना मैंने आपको बताया है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जितना भी आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या फिर कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।